हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली संसद में आज बजट पेश होगा, आम बजट पेश होगा और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची वित्त मंत्रालय और आपको बता दें कि आज संसद में पेश करेंगी आम बजट। सीतारमण पेश करेंगी आज वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए पूर्ण बजट। 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार अपना 7वां बजट पेश करेंगी जो 2047 तक विकसित भारत की रूपरेखा तैयार करेगा। इस बजट में सरकार के पिछले 10 साल के प्रदर्शन की झलक भी दिखाई देगी। सभी की निगाहें इस बात पर होगी कि क्या सीतारमण मध्य वर्ग को बहुप्रतीक्षित कर राहत प्रदान करेगी या करती है जिससे कि उनके हाथों में अधिक पैसा बचेगा, क्योंकि आपको बता दें कि कर में उछाल है और इस साल फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट के मुताबिक सरकार के खर्च और आमदनी के बीच का अंतर यानी राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में 5.1% रहने का अनुमान है। ये आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष में 5.8% था और कर संग्रह में उछाल के कारण पूर्ण बजट में आने से बेहतर अनुमान दिए जाने की उम्मीद है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% रहने का अनुमान जताया था। तो बता दें आपको कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। ये बजट होगा 2024 से 25 का और ये बजट अपने आप में काफी मायने रखता है। 25 से 26 का ये बजट होगा। सरकार वित्त वर्ष 2025 से 26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% रहने का अनुमान है। ये बजट जो है काफी महत्वपूर्ण होगा। सभी की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई है। क्या कुछ खास रहता है सभी लोगों के लिए। 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार अपना 7वां बजट पेश करेंगी जो 2047 तक विकसित भारत की रूपरेखा तैयार करेगा। इस बजट में सरकार के पिछले 10 साल के प्रदर्शन की झलक भी दिखाई देगी। सभी की निगाहें इस बात पर होगी कि क्या सीतारमण मध्यम वर्ग को बहुप्रतीक्षित कर राहत प्रदान करती हैं जिससे उनके हाथों में ज्यादा पैसा बचेगा, क्योंकि कर में उछाल है। इस साल फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट के मुताबिक सरकार के खर्च और आमदनी के बीच का अंतर यानी राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में 5.1% रहने का अनुमान है। यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष में 5.8% था। कर संग्रह में उछाल के कारण पूर्ण बजट में पहले से बेहतर अनुमान दिए जाने की उम्मीद है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो बता दें बजट आज पेश किया जाएगा और ये बजट काफी ज्यादा अहम होगा हर महीने से। इस बजट में कौन से क्षेत्र के लिए कितना पैसा दिया जाएगा वो तमाम चीजें इसमें होगी। और बड़ी चीज ये होगी कि क्या टैक्स स्लैब में कोई छूट मिलती है या नहीं, महंगाई को कम करने के लिए क्या किया जाता है, किसानों के लिए क्या होता है, और जिस तरह से स्पेशल पैकेज की मांग कर रहे हैं बिहार, तमिलनाडु, क्या उनको वो स्पेशल पैकेज दिया जाता है या नहीं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी स्पेशल पैकेज की मांग कर रहे हैं, उनको दिया जाता है पैकेज या नहीं, ये वाकई देखने वाली बात होगी। सभी की निगाहें इन पर टिकी हुई है। तो ये बजट कई मायनों में अहम होगा। मोदी 3.0 की आज पहला बजट है। बता दें आपको कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे बजट पेश करेंगी। 2024 से 25 के लिए पूर्ण बजट होगा। 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट
और निर्मला सीतारमण आज लगातार अपना 7वां बजट पेश करेंगे। 2047 तक विकसित भारत की रूपरेखा तैयार करेगा ये बजट। इस बजट में सरकार के पिछले 10 साल के प्रदर्शन की झलक भी दिखाई देगी। सभी की निगाहें इस बात पर होगी कि क्या सीतारमण मध्यम वर्ग को बहुप्रतीक्षित कर राहत प्रदान करती हैं या नहीं, जिससे कि उनके हाथों में अधिक पैसा बचेगा, क्योंकि कर में उछाल है। इस साल फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट के मुताबिक सरकार के खर्च और आमदनी के बीच का अंतर यानी राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में 5.1% का अनुमान है। यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष में 5.8% था। कर संग्रह में उछाल के कारण पूर्ण बजट के पहले से बेहतर अनुमान दिए जाने की उम्मीद है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% रहने का अनुमान जताया है। तो मोदी 3.0 का यह पहला बजट होगा और वित्त मंत्री लगातार 7वां बजट पेश करेंगी। आज पेश करेंगी आम बजट। ये बजट जाहिर तौर पर काफी अहम है, काफी उम्मीदें लेकर अब निर्मला सीतारमण जब संसद में पहुंचेगी तो आम लोगों की, आम जनता की बेहद उम्मीदें होंगी इस बजट से, और सीतारमण से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं लोग। अब क्या कुछ खास रहता है उनके पिटारे में, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो संसद के बजट सत्र का पहला दिन ही हंगामा चढ़ गया था और ऐसे में आपको बता दें कि तस्वीरें देखिए आप, तस्वीरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने मंत्रालय से निकलते हुए, और ये तस्वीरें बेहद अहम, और आप देख सकते हैं उनके हाथों में वो बजट जो पढ़ के सुनाएंगी संसद में। 11 बजे ये शुरू होगा और 11 बजे तक जो बजट है वो पढ़ना शुरू हो जाएंगे। निर्मला सीतारमण पढ़ के सुनाएंगी पूरा बजट, लेकिन फिलहाल अपने मंत्रालय से निकलते हुए, वित्त मंत्रालय से निकलते हुए आप देख सकते हैं निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और 7वां बजट लगातार पेश कर रही हैं। और ऐसे में बता दें आपको कि मोदी 3.0 का ये आज पहला बजट है, पूर्णकालिक बजट होगा ये, और इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। इस बजट में क्या आम लोगों के लिए होगा, हालांकि मुस्कुराते हुए इस बजट को दिखाते हुए निर्मला सीतारमण, लेकिन उम्मीदों पर कितना ये खरा उतरेगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा लोग, क्योंकि बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके लिए बहुत कुछ खास होगा, खासतौर पर मध्यम वर्ग जो कि उम्मीद लगाए बैठा रहता है कि टैक्स स्लैब में कुछ हद तक उन्हें छूट दी जाएगी। लेकिन क्या छूट मिलती है या नहीं, महंगाई के लिए क्या कुछ कार्य बताए जाते हैं इसके अंदर, और क्या कुछ अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए बताए जाते हैं, साथ ही साथ कौन से राज्य को क्या मिलता है, किसानों को क्या मिलता है, गरीबों के लिए और कौन सी योजनाओं की बात की जाती है, तमाम चीज़ें जो है इस बजट में देखने के लिए मिलेगी, सुनने के लिए मिलेगी। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि ये भी आप देखिए निर्मला सीतारमण यहाँ से निकल चुकी हैं और इसके बाद जाहिर तौर पर 11 बजे का कार्यक्रम खास रखा गया है जब वो अपना जो बजट है वो पढ़कर सुनाएंगी। तो ये वित्त मंत्रालय देख सकते हैं आप तस्वीरों में। आज का दिन बेहद अहम, सरकार से लोगों को बड़ी उम्मीदें, और देखिए इसके बाद ये जो बजट है ना, ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा उन राज्यों पर जहां पर
हाल ही में चुनाव भी होने हैं, उन राज्यों पर बेहद ज़्यादा असर डालेगा ये बजट, क्योंकि उन राज्यों के लिए क्या कुछ होता है ये भी एक बड़ा सवाल है। और इस पर भी सभी की निगाहें हैं कि जहाँ जहाँ पर चुनाव फिलहाल है वहाँ पर क्या वित्त मंत्री का खास फोकस रहा, जो डिमांड्स की जा रही है सहयोगियों के जरिए, क्या उन डिमांड्स को पूरा किया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। पूरे रोड को बैरिकेड से कवर किया गया, देख लीजिए आप, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट्स जो हैं वो इधर ज़्यादा रहती है। यहाँ पे तमाम जो मंत्रालय हैं वो है, और सामने की तरफ राष्ट्रपति भवन। तो ऐसे में जो बैरिकेड्स के ज़रिए जो है वो पूरी तरह से ये जो पूरा इलाका है वो छावनी में तब्दील हमेशा रहता है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है। और यहीं से जो वित्त मंत्री हैं उनका जो काफिला है होकर गुजरेगा। और 11 बजे जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया है, जब आम बजट सभी के सामने रखेंगी और संसद के पटल पर वो रखा जाएगा, उनको पढ़कर सुनाया जाएगा। हालांकि बेहद चेहरा मुस्कुराता हुआ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का था, और उससे तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि आम लोगों को कुछ हद तक राहत जरूर मिलेगी। तो आज 3.0 मोदी सरकार का पहला बजट, और वित्त मंत्री लगातार 7वां बजट पेश करेंगे। तो ये जो बजट है बेहद महत्वपूर्ण। तीसरी बार मोदी सरकार यानी कि एनडीए की सरकार बनने के बाद ये बजट जो है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और चलिए इस वक्त हमारे साथ मोहित जैन जी जुड़ गए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए हैं। बहुत स्वागत है मोहित जी आपका। और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, संगम जी हैं, संगम अग्रवाल जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट है। बहुत स्वागत है सर आपका भी। संगम जी, सबसे पहले तो मैं आपका ही रुख कर लेती हूँ, क्योंकि जो अभी बजट है वो पेश हो रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वां बजट पेश कर रही हैं। हालांकि मोदी 3.0 का ये पहला बजट है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से या हमारी इकोनॉमी के हिसाब से कितना महत्वपूर्ण इस बजट को आप समझते हैं, संयम जी? आवाज मिल रही है सर आपको? हाँ जी, बिल्कुल आवाज मिल पा रही है मैम। मैं आपका क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ मैम। एक्चुअली आप जितना समझ सकते हैं, जो मोदी गवर्नमेंट 3.0 का ये पहला बजट है जी, और जो अगले 5 साल को कहीं ना कहीं ड्रिवन करेगा, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बजट होगा। क्योंकि जो इनिशियली फर्स्ट और सेकंड बजट जो होता है वो कहीं ना कहीं पूरे साल की 500 साल की रूपरेखा को ध्यान में रख के बनाया जाता है, और जितने भी टफ ईयर होते हैं इन फर्स्ट सेकंड ईयर कहीं ना कहीं लिए जाते हैं किसी भी सरकार के द्वारा। तो हमें उम्मीद है कि इस बार मोदी गवर्नमेंट की बजट के अंदर कुछ टफ ईयर भी लेगी। सिर्फ लोहाब ने प्रॉमिस ना करके कुछ टफ डिसीजन लेके ग्रोथ की तरफ ध्यान लगाया जाएगा। और जो टैक्स पेयर की हमेशा एक्सपेक्टेशन रहती है कि उनको कोई ना कोई रिलीफ दिया जाए, बट कहीं ना कहीं उन रिलीफ को इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ जोड़ के देखा जाता है बेसिकली, क्या उससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या है मैम, जैसे हमें पता है कि इनकम टैक्स बहुत बड़ा जो आज 11 बजे इनकम टैक्स का बजट आने वाला है, फाइनेंस एक्ट 2024 आने वाला है बेसिकली 3.0 मोदी गवर्नमेंट का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि उसमें क्या किस कर पदभान में प्रोविजन में चेंजेस किए जाएंगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के टैक्स के कलेक्शन को बढ़ाया जाए, साथ में टैक्स पेयर को भी रिलीफ महसूस हो बेसिकली ये। हाँ, और साथ में बताना चाहूंगा कि आज की डेट में 2 तरह की रिजीम होती है टैक्स की, ओल्ड और न्यू। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट करना चाह रही है, और पिछले 2-3 बजट के अंदर उसी के अंदर अलग अलग प्रोविजन में चेंजेस करके उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट किया है बेसिकली। खास तौर पे महंगाई को कम करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? और दूसरी बात, इस बात को भी समझना होगा कि क्योंकि राजकोषीय घाटा जो है उसको कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं यहाँ पर, संयम जी?
मैम मैं बताना चाहूंगा कि आपको देखो कि आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास दो मेजर सोर्स ऑफ कलेक्शन है, जीएसटी का और इनकम टैक्स का। और जीएसटी आज की डेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 2 लाख करोड़ पर मंथ की जीएसटी की कलेक्शन है, पर मंथ की बेसिकली। और सिमिलरली कहीं ना कहीं जो आपका वो है, आपका क्या कहते हैं इनकम टैक्स है, उसकी कलेक्शन भी एक अच्छे नंबर पे पहुंच चुकी है। वो उसकी वजह से आपका कलेक्शन बहुत बढ़ चुका है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट के पास इस बात की समस्या तो है कि क्या पाया जाए, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है बेसिकली। जो आज के में फिजिकल डेफिसिट है वो एक आ चुका है, वो इतना नहीं है कि गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहेगी कि इस तरह से वो अपने गवर्नमेंट को दिखा पाए और अगले 5 साल को इस इंक्लूसिव बजट के अंदर इंक्लूड कर पाए बेसिकली। ठीक है मोहित, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। सवाल इस बात को लेकर है, देखिए आम लोग जो हैं वो बड़ी उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि शायद टैक्स स्लैब में कुछ छूट मिल जाए, शायद उन्हें थोड़ी राहत मिल जाए। इस बजट से कितनी उम्मीद जताई जा सकती है? नेहा जी, आपके चैनल से आप में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो आज का बजट निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया जाएगा, ये बजट सिर्फ आज का बजट नहीं होगा, ये आने वाले 5 सालों की स्ट्रैटेजी को लेकर ये शायद बजट देखने को मिले। एक नई दशा के तौर पे एक नई दिशा दिखाने के लिए हमारे वित्त मंत्री जी आज भारत की संसद पटल पे अपना एक महत्वपूर्ण बजट अपना पेश करने वाली है। कल के आर्थिक सर्वेक्षण को देखते हुए अगर हम देखें तो हमने कल के आर्थिक सर्वेक्षण जब रखे गए संसद के पटल पर, तो हमें देखने को मिला कि सरकार ने दिखाया कि रेवेन्यू रिसीट का जो आंकड़ा है वो पिछली बार के सालों से कहीं ज्यादा बढ़ा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हुआ है। यानी कि जो रेवेन्यू डेफिसिट जो हमेशा सरकार का होता था वो कहीं ना कहीं इस बार कम देखने को मिला है। तो ये इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा महत्वपूर्ण कदम है और एक अच्छा दिशा देने वाला कदम है कि जिसमें हमारा रेवेन्यू रिसीट हमारा बढ़ा है। और रही बात आयकर दाताओं की, ये सही बात है कि कहते हैं कि जब कोई भी इंडस्ट्री वाला है, चाहे मिडिल क्लास है, चाहे कॉर्पोरेट वाला है, वो सबसे ज्यादा आस एक वित्त मंत्री से लगाता है। जब संसद का सत्र शुरू होना था उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आने वाला जो बजट होगा, आने वाला संसद का जो सत्र होगा, वो आने वाले 3.0 कैबिनेट जो मोदी जी की है उसको आने वाले 5 सालों की दिशा देने वाला बजट होगा। तो इसमें देखने की बात यह है कि शायद ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से हम पिछली बार भी जब बैठे थे, जब इंटरिम बजट अंतरिम बजट पेश किया गया था, उससे पहले पिछले साल जब बजट पेश किया गया था, दोनों बार सभी अर्थशास्त्रियों ने, सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने और सभी इकोनॉमिक इंडस्ट्री के जो मौजूद लोग हैं सबने यही समझा था कि शायद इस बार लास्ट बजट है तो इस बार शायद लिमिट बढ़ जाए। पिछली बार सोचा था अंतरिम बजट में क्योंकि इलेक्शन आने हैं तो हो सकता है इस बार बढ़ जाए। परंतु ये देखने वाली बात होगी कि क्या आयकर दाताओं को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि पिछले 2 सालों के दूसरा टेन्योर जो हमने मोदी कैबिनेट का देखा तो उसमें देखा कि मोदी सरकार ने बहुत ज्यादा दिया नहीं पर आत्मनिर्भर ज्यादा बनाया देश की जनता को, देश के व्यापारियों को, देश की नई युवा पीढ़ियों को। अब उसमें बहुत सारे चैलेंजेस वित्त मंत्री जी के साथ है, भारत की जो सरकार है उसके साथ है। रोजगार को बढ़ावा देना है, महंगाई दर कम करना है, जो बहुत 100% कई गुना से महंगाई बढ़ रही है, मिडिल क्लास फैमिली को टारगेट करना है। अब ये कहना लाजमी होगा कि देखा जाए जो एक सीट का आंकड़ा लगाया गया था, अनुमान किया गया था सर बीजेपी द्वारा, वो उससे कहीं ना कहीं उनको निराशा मिली। तो उसमें निराशा में शायद जब मंथन किया गया होगा तो उसका कारण एक ये भी होगा कि हमने मिडिल क्लास फैमिली को या किसान को, इनको बहुत ज्यादा हमने अपने पिटारे से बहुत ज्यादा नहीं दिया तो शायद वो खुश नहीं रह पाए। तो इस कारण भी सीट का कहीं ना कहीं कारण बना होगा। उसको देखते हुए आने वाला जो बजट, ये आज जो बजट पेश किया जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ कि इस साल के लिए या इस 5 साल के लिए बहुत बड़ा बजट शायद नहीं दिया जाए, जबकि आने वाला अगला साल का जो बजट होगा, जो फरवरी 2025 में रखा जाएगा, वो कहीं ना कहीं इस बजट से ज्यादा महत्वपूर्ण बजट हमें देखने को मिल सकता है। उसमें और ज्यादा सुविधाएं, और ज्यादा लिमिट्स, और ज्यादा रिलीफ देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि इस बजट को बनाने के लिए मात्र 2 से ढाई महीने मिले। उस 2 से ढाई महीने में आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया, टाइम कम था। और अगर पिटारे से बहुत ज्यादा दिया जाएगा तो किसान निधि योजना में शायद ज्यादा एक सीमा बढ़ा दी जाए, वृद्ध पेंशन में थोड़ा बहुत बढ़ा दिया जाए, बेरोजगारी दर कम करने के लिए कोई जॉब का अनाउंसमेंट हो सकता है। टैक्स के मुताबिक अगर हम देखें तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग तो पिछले 7 महीने होके चुकी है, तो उसमें जो देना था वो उसमें दे चुकी है। तो मेरे को नहीं लगता जीएसटी में बहुत ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा। इनकम टैक्स में हम कह सकते हैं जो 2.5 लाख की लिमिट बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है, वो 5 लाख
या 4 लाख के आसपास वो कर दी जा सकती है। पर बहुत ज्यादा अगर हम समझे कि मिडिल क्लास फैमिली को या जॉब वालों को कि बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट होने को मिल सकती है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप पिछले 7 सालों से वित्त मंत्री जी अपना बजट प्रेजेंट कर रही हैं, ये 7वां बजट उनका होगा जो आज प्रेजेंट करेंगी। उसमें देखिए कि आप बजट प्रेजेंट करने का टाइम घटा है, बढ़ा नहीं है। तो घटने का मतलब सिंपल सी बात है कि बजट को बहुत ब्रीफ बनाया गया होगा और सिर्फ रखा गया होगा कि आने वाला जो 10 महीने जो सरकार चलाने वाली है, 7-8 महीने जो सरकार को मिले, उसके लिए एक महत्वपूर्ण कुछ योजनाएं कहीं ना कहीं अनाउंस की जा सकती हैं। और जबकि हमें जो आस जो अगर हमें लगानी चाहिए, मैं आपके चैनल से दर्शकों को कहना चाहूंगा, जो बहुत बड़ी आस अगर हमें लगानी थी तो वो आने वाला 2025 के बजट में हमें शायद ये देखने को सोचना चाहिए। जी ठीक है, ठीक है। संगम जी, क्या फोकस रहेगा सरकार का? क्योंकि देखिए एक झटका झेला है, एक पूर्ण बहुमत की सरकार और उसके बाद अब एक गठबंधन की सरकार, तो उसके बाद अब क्या लगता है कि इस बजट के जरिए ही कम से कम लोगों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी? फोकस किस पर रहेगा? बेरोजगारी पर फोकस रहेगा क्या? क्योंकि बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या सरकार इसमें कदम उठाने की बात कर सकती है, एक बजट अलॉट कर सकती है जिससे कि ऐसे योजनाएं शुरू की जाए जिससे कि कम से कम बेरोजगारों को रोजगार मिले, उस पर फोकस रहेगा क्या? मैम, जैसे हमने इस बार जो अभी हमारा मोदी 3.0 गवर्नमेंट आई, उसमें देखा कि उनको कोई ना कहीं बहुमत तक नहीं पहुंच पाई, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये शंकाएं रहेंगी कि आगे जो दिल्ली का इलेक्शन आ रहा है, हरियाणा का इलेक्शन आ रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जरूर रहेगा कि उस बात को, क्योंकि ये दोनों स्टेट बहुत महत्वपूर्ण है। बिकॉज दोनों स्टेट के अंदर, एक स्टेट में तो अभी बीजेपी की सरकार नहीं है दिल्ली के अंदर, और दूसरी जगह हरियाणा में कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव में उनको अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो बजट होगा वो कहीं ना कहीं उसको, उसकी रूपरेखा को, आगे की रूपरेखा को भी बनाएगा। आपकी बात से पूर्ण तरह से सहमत हूँ। बेरोजगारी को भी कवर करने के लिए इसके अंदर जरूर कोई ना कोई प्रोविजन जरूर आएंगे, क्योंकि हर बार गवर्नमेंट कुछ ना कुछ फंड जरूर एलोकेट करती है बेरोजगारी को करने के लिए, समस्या को समाधान करने के लिए। और फिस्कल डिफिसिट जो इस बार मार्च 24 का है वो अराउंड 5.1 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि फिस्कल डेफिसिट काफी पिछले 5 सालों के अंदर एक लोवेस्ट लेवल पे चल रहा है आज के डेट के अंदर। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं है, उनके पास अच्छा खासा फंड है, क्योंकि जीएसटी से हर महीने कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा फंड का कलेक्शन आ रहा है। और इनकम टैक्स में भी नए करदाताओं को वो इनकम टैक्स प्रोविजन के अंदर लेके आए हैं। बहुत सारे लोगों को पैन नंबर अलॉट किए गए हैं, अब काफी लोग अपनी रिटर्न भर रहे हैं। और आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके प्रोसेस किया है, जिससे कि बहुत सारे लोगों के पास वो मैसेजेस मेल ऑलरेडी गई है। बेस्ड अपॉन दैट काफी लोग अब रिटर्न अपनी फाइल कर रहे हैं टाइमली, तो उससे भी टैक्स का कलेक्शन बहुत बड़ा है। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स दोनों मिलाकर देखा जाए तो अराउंड 3 लाख करोड़ पर मंथ से ज्यादा का टैक्स का कलेक्शन है। तो वो कहीं ना कहीं सब गवर्नमेंट को बहुत हेल्प करेगा ये बेरोजगारी की समस्या पे में और भी करने के लिए बेसिकली। ठीक है, तो मतलब बेरोजगारी के लिए भी कदम उठाए जा सकते हैं। छोटे लघु और कुटीर उद्योग, ये एमएसएमई जो सेक्टर है उसमें बूस्ट करने के लिए क्या कुछ और कदम यहाँ पे उठा सकते हैं मोहित, और सरकार का क्या इस पर भी फोकस रहेगा? क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा तबका है जिसको रोजगार उसी से मिलता है। देखिए नेहा जी, जब सरकार नई बनी थी 2014 में और 2016 तक बहुत सारी निधियां सरकार द्वारा अनाउंस की गई, मुआवजे अनाउंस किए गए, बहुत तरह से ठोस कदम उठाए गए ये दिखाने के लिए कि मोदी सरकार इज द बेस्ट सरकार। कहीं ना कहीं वो अपने बहुत सारे क्षेत्रों में सफल भी रही, बट अधिकतर क्षेत्रों में वो असफल भी रही। जैसे आप उठा लीजिए एग्जाम्पल मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, एमएसएमई। अगर ये सरकार ने 3 जो उठाए थे, इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण था उठाने का कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। पर वहां पर अगर आज उसका जब रिजल्ट देखते हैं, आज उसका परिणाम देखते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सफलता सरकार के हाथ नहीं लगी है। क्योंकि मेक इन इंडिया में आपने कहा कि हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करेंगे, लोगों में वो भावना आई कि हम हिंदुस्तान की बनी हुई चीज हिंदुस्तान में खरीदे, हिंदुस्तान में बेचे। पर उससे आप देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर आएगा, स्टार्टअप इंडिया सर्विस, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया में भी और एमएसएमई भी, सबसे तीनों का टारगेट रहेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब आप देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज्यादा जो लेबर फोर्स काम करती है वो अनस्किल्ड काम करती है, स्किल्ड काम नहीं करती है, स्किल्ड काम करती है सर्विस सेक्टर में। पर अब अगर आप देश की दशा देखें तो देश की दशा इंडस्ट्रियल सेक्टर से हटकर कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ बढ़ रही है और कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ रही है। तो क्या मोदी सरकार को, क्या वित्त मंत्री जी को एमएसएमई के लिए कुछ अनाउंसमेंट करनी चाहिए?
हर व्यक्ति कहेगा, हर इंडस्ट्री की मांग रहेगी करनी चाहिए, पर क्या की जाएंगी? क्योंकि पिछले आप 3 बजट को देखिए तो एमएसएमई में बहुत ज्यादा प्रावधान, बहुत ज्यादा चीजें नहीं दी गई। आज सरकार को जरूरत है कि जो आज आप अनाउंसमेंट करते हो उसका फॉलो अप एक्शन तरीके से हो, उसको कितना बढ़ाया जाए। आज मुद्रा लोन है, सरकार कहती है आप जाइए बिना कोलेटरल सिक्योरिटी 10 लाख रुपए का मुद्रा लोन लेके आइए। मैं कहता हूं उसका डाटा पेश करो, आप 10 लाख रुपए कितने लोगों को आप मुद्रा लोन बिना कोलेटरल दे रहे हो, तो सरकार उसको अनाउंस कर देती है। अब जब बैंक में वो लेने जाना था, मैनेजर सबसे पहले जाते ही आपसे आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी मांगता है, जो गरीब के पास नहीं है, उसके बेचारे के पास एक छप्पर है जिसमें वो रहता है, कच्चा मकान है, वो कहां से आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देगा? अब वहां पर फॉलो अप एक्शन नहीं हो रहा है। क्या अगर आपने 10, क्योंकि वो मोस्टली अकाउंट उनको लगता है एनपीए हो जाएंगे, पर वास्तव में जिसका नहीं होगा एनपीए और जो काम करना चाहता है तो उसको सरकार को जरूर उसमें कुछ ना कुछ प्रोविजन डालकर और अमेंडमेंट डालकर उसमें सरकार को उस चीज को आगे बढ़ावा देना चाहिए। एमएसएमई को कहीं ना कहीं, अगर आज आप एमएसएमई को बढ़ावा देते हैं तो एमएसएमई को बढ़ावा देने से इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, दोनों सेक्टर पैरेलली बूस्ट करेंगे। और अगर हम राजनीतिक तौर पे बात करते हैं तो राजनीतिक तौर पे आप देखिए आने वाले अगले बजट तक 5 राज्यों में इलेक्शन होने हैं, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, सॉरी माफ करना, 4 राज्यों में होने हैं। 4 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं। 4 राज्यों में इलेक्शन में हरियाणा में आपकी सरकार टूट चुकी है, जेजेपी आपसे अपना जो आपको बहुमत दे रखा था, आपका अलायंस कर रखा, वो तोड़ चुकी है जेजेपी। आप दिल्ली में ही आपकी सरकार नहीं है, झारखंड में आपकी सरकार नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र में लोग चीजें इसमें ला सकते हैं ताकि इन 4 राज्यों पर भी उसका प्रभाव पड़े। ठीक है, आप मोहित बने रहिए हमारे साथ, और संगम जी आप भी हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को दरअसल ये समझाने की कोशिश करते हैं बजट में इस बार क्या क्या महत्वपूर्ण होगा, किस किस चीज पर ज्यादा फोकस रहेगा। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है और इसी को आगे बढ़ाने की कोशिशें यहाँ पर की जा सकती है। बताया भी जा रहा है कि बजट जो है वो बजट में ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 में राजकोषीय घाटा और सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% रहने का अनुमान लगाया है। सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है और राज्य को पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि देखिए कोशिशें सरकार की तरफ से ये रहेगी कि लोगों को राहत मिले, लेकिन वो राहत कहां तक मिलेगी, क्योंकि 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है वो भी महत्वपूर्ण है और उससे पहले जो नतीजे आए लोकसभा चुनाव को लेकर वो जाहिर तौर पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं और सवाल अपने ही कार्यशैली पर खड़े किए जा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी कि आखिर कहां कमी, कहां खामियां रही और लोगों को राहत आखिर क्यों नहीं मिल पा रही है तमाम लोक लुभावनी योजनाएं चलाने के बावजूद भी। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल संगम जी आपसे कि किसानों का क्या ख्याल इसमें रखा जा सकता है, क्योंकि लगातार एमएसपी की मांग कर रहे हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने की बात कर रहे हैं। किसानों को किस तरह से राहत इस बजट में मिल सकती है और कितनी राहत मिलनी चाहिए? मैम, अगर हम बात करते हैं एमएसपी की, तो आप देखिए पिछले 5 साल के अंदर एमएसपी में काफी बढ़ावा किया गया प्राइस को, इन्फ्लेशन को देखते हुए। तो वो हर बार जितना इन्फ्लेशन की हिसाब से एमएसपी में इंक्रीमेंट होता है रहता है, उतना तो जरूर गवर्नमेंट एमएसपी में इंक्रीमेंट करेगी, जिससे कि किसानों को भी राहत की साथ महसूस हो। बट अभी क्या है, जैसे पंजाब के किसान है वो काफी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि अभी भी बॉर्डर सील कर रखे हैं। अगर हम पंजाब से हरियाणा की तरफ आते हैं तो कुछ बॉर्डर अभी सील है, तो उन सबको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट के लिए। और मैं मानता हूँ कि कोई ना कोई बजट के अंदर जरूर ऐसी चीजें आएंगी जिससे कि फार्मर्स को भी प्रमोट किया जाएगा। एक उसका सबसे महत्वपूर्ण बात है बेसिकली फर्टिलाइजर। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को भी बूस्ट किया जाएगा, जिससे कि एक कम दर के ऊपर फार्मर्स को खाद उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि वो खेती करने में आसानी हो और वो ज्यादा अच्छे से खेती कर पाए। तो ये एक उनका एक महत्वपूर्ण बिंदु रह सकता है फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनको प्रमोट किया जाए। एमएसपी प्लस फर्टिलाइजर को प्रोवाइड करना, दोनों ही कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट हो सकते हैं आज के इसके अंदर। और गवर्नमेंट की खुद अपनी अंडरटेकिंग जैसे एनएफएल है, उनके थ्रू अच्छी क्वालिटी की खाद उनको कम दरों पे प्रोवाइड करके सपोर्ट किया जाता है फार्मर्स को। और इस बजट में फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी को भी लेके आया जा सकता है, जैसे मैं उम्मीद लगा पा रहा हूँ इसके अंदर कि कोई ना कोई सब्सिडी जरूर दी जाएगी फर्टिलाइजर के ऊपर भी, अपार्ट फ्रॉम एमएसपी।
तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं फार्मर्स को बहुत हेल्प करेगी। और अब जितने भी हमारे पंजाब के किसान है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल करते हैं, लोन्स का, एमएसएमई के लोन्स का कहीं ना कहीं फार्मर्स बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी फार्मर्स को मतलब इनडायरेक्ट बेनिफिट लोन के थ्रू दिया जाएगा, क्योंकि जो फार्मर्स को लोन दिए जाते हैं बहुत ही कम दरों पर दिए जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं फार्मर्स का वेलफेयर करने में बहुत कारगर साबित हुए हैं। रोजी पिक्चर नहीं दिखा रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर देखना है, बजट तो बजट है, क्या सरप्राइज देती हैं निर्मला सीतारमण जी। पर मुझे तो वही उम्मीद रहेगी, किसान के लिए, मजदूर के लिए, नौजवान के लिए, बेरोजगार के लिए और मध्यम वर्ग का जो आदमी है, इस पे टैक्स की छूट मिले, ये हमारी आशा होगी। सर, बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो ऑर्डर था कांवड़ यात्रियों के ऊपर, उन्होंने कहा है कि डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है कि ओनर जो है उस ईटरी के। आप कैसे देखते हैं इस बार जो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का जो इंतरिम रोक लगाई उन्होंने, मैं स्वागत करता हूं। चूंकि ये मामला कल सदन में मैंने ही उठाया था, मेरे और सहयोगी भी थे, तो इससे सिर्फ मुसलमानों का नहीं, अल्पसंख्यकों का, पिछड़े का बहुत बड़ा रोजगार। और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। कैबिनेट बैठक में पहले पास किया जाएगा बजट और उसके बाद वो पेश किया जाएगा। बता दें आपको कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट की बैठक में पहले ये बजट को पास किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। बजट टैबलेट के साथ दिखी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और उसके साथ ही आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिखी वित्त मंत्रालय के बाहर। इसके बाद ये बैठक होगी और बैठक में इस बजट को पेश किया जाएगा, उसको पास किया जाएगा। 11 बजे संसद में पेश किया जाएगा जो बजट है पूरा। और ये बजट जो है जाहिर तौर पर काफी उम्मीदें इससे हैं। और अब जो बजट है उसके साथ दिखाई दी निर्मला सीतारमण। 7वां बजट निर्मला सीतारमण ने पेश कर रही हैं। मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, कैबिनेट की बैठक। बजट टैबलेट के साथ दिखी निर्मला सीतारमण। और क्योंकि पहले एक मोटी सी फाइल हुआ करती थी जो अक्सर हम देखते थे वित्त मंत्री के पास होती थी और उसी को वो दिखाते थे, लेकिन अब जो है वो डिजिटल तरीके से पेश किया जाता है और टैबलेट से ये पेश किया जाता है। पूरा पढ़कर सुनाएंगी निर्मला सीतारमण। और बजट पहले के मुकाबले छोटा भी है। और ऐसे में आपको बता दें कि खास तौर पर ऐसे मोटे मोटे जो बिंदु होते हैं उस पर ज्यादा तौर पर प्रकाश डाला जाता है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में फिलहाल जो एक कैबिनेट की बैठक होगी उसमें ये पेश किया जाएगा, उसमें पास किया जाएगा। कैबिनेट की मोहर लगने के बाद ही ये आगे बजट को पेश किया जाएगा, यानी कि संसद के पटल पर रखा जाएगा, संसद में पढ़कर सुनाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट के साथ वित्त मंत्रालय के बाहर दिखी थी और वो भी हम आपको पल पल के अपडेट पहुंचा रहे हैं। 11 बजे संसद में पेश किया जाएगा ये बजट। और देखने वाली बात होगी कि आम लोगों को क्या राहत मिलती है, क्योंकि बजट से लोगों को उम्मीदें बहुत रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कुछ खास रहता है, विकसित भारत बनाने के लिए क्या कुछ खास रहता है, गांव के लिए क्या कुछ रहता है, किसानों के लिए क्या कुछ रहता है। साथ ही सभी का फोकस बेरोजगारी को हटाने पर भी होगा कि आखिर क्या बेरोजगारी को हटाने के लिए कुछ कदम इस बजट में उठाया गया है या नहीं उठाया गया है। और खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगम जी हमारे साथ है, मोहित जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संगम जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कुछ खास इस बजट में रह सकता है सर? मैम, इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सीमेंट। और इस बार बहुत उम्मीदें लगाई जा रही है कि जो सीमेंट पे भी 28% जीएसटी का रेट है, उस पर कुछ रिलैक्स किया जाएगा, क्योंकि जीएसटी 28% होने की वजह से सीमेंट के ऊपर सीमेंट की और बैटरी की कालाबाजारी भी बहुत हो रही है। तो अगर सीमेंट पे 28% जीएसटी को 18% किया जाएगा तो कालाबाजारी को रोका जाएगा और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जाएगा। सीमेंट सस्ती होगी अगर, तो इन लोगों को अपने घर बनाने हैं, उन सबको बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि 28% टैक्स एक बहुत हायर टैक्स प्लान रेट में आता है। तो हमें उम्मीद है कि इस टैक्स को कम करके गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत
हेल्प करेगी। और इसके अलावा जो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट कुछ फंड रेजिंग भी कर सकती है कुछ उनके प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए। बिकॉज जैसे हमें पता है कि जो हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो अपना रोड को डे बाय डे एक्सपेंड किए जा रहे हैं, तो उस रोड परिवहन के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू फंड एलोकेट करके उसको डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पे रोड से जोड़ना उसको बाकी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दो तरह से हो सकती है मैम आपकी। इसके अंदर जो हाउस होल्ड आपके है उनको डेवलप करके साथ में रोड परिवहन को डेवलप करके बेसिकली। तो बहुत उम्मीदें हैं इस बार की इंफ्रा के अंदर सीमेंट के रेट को कम करके उनको बूस्ट किया जाएगा। ठीक है मोहित, इंफ्रा के मद्देनजर क्या कदम उठाने चाहिए और क्या आपको लगता है कहाँ कहाँ पर गुंजाइश है कि कदम उठाए जा सकते हैं या एक अच्छा खासा बजट जो है वो अलॉट किया जा सकता है? जी, आप आज हर व्यक्ति के मुंह पर आप ये सुन सकते हैं कि जब वो किसी हाईवे से जब किसी रोड से गुजरता है तो वो जरूर नितिन गडकरी जी की जरूर तारीफ करता है। भले ही देश में जनता शायद किसी और मंत्री को ना जानती हो, कैबिनेट मंत्री में से नितिन गडकरी जी को सभी जानते हैं, क्योंकि आज वो जानते हैं कि वही रोड थे जिन पे चलने की इतनी बुरी हालत थी, आज वही रोड है जो आपका सफर बड़ा आरामदायक और बड़ा सुकून से आप कर सकते हैं अपना सफर। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर जो नितिन गडकरी जी ने उनके कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए अपना 100 से भी ज्यादा % में कह सकता हूँ अपना महत्वपूर्ण योगदान भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में दिया है, वो कहीं ना कहीं बहुत एक सराहनीय कदम है। और आज आप देखिए बहुत सारे कॉरिडोर्स हैं और बहुत सारे हाईवेज हैं जो ऑलरेडी अनाउंस्ड हैं और कहीं ना कहीं उनको बनाने की लागत घटी है। और उसमें जो आज सबसे बड़ा जो देखा जा रहा है कि सैटेलाइट टोल टैक्स लिया जाएगा, वो शायद आज के बजट में कुछ देखने को उसके ऊपर कुछ चर्चा शायद वित्त मंत्री 2 या 3 मिनट के ऊपर उसमें कर सकती है कि फास्टैग वाला हटाकर भी सैटेलाइट वाला टोल लगाने के लिए शायद कोई अनाउंसमेंट हो सकती है। और रही बात, संगम भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि जो आज एक व्यक्ति सीमेंट 28% जीएसटी की स्लैब में आता है तो शायद उसका रेट आज कहीं कम देखने को मिले, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में रोडी सीमेंट are planning to mainstream some of those what we call as marginalized. I think there must be more focus on how we are going to implement what we have already started off in the last regiment in terms of policies. I think we have some of the best policies starting from the national education policy to skilling and deployment and incentivizing various industries including MSMEs. But where I don't really see them going is the advocacy and implementation. I think there must be a lot more rigor, and in the budget somewhere there must be some amount of money that needs to be kept aside for rolling out the various policies, plus the advocacy part. The last mile today is not getting implemented because people in the ground are not aware as to what they are eligible for, right? I think that must be the focus in the coming years. And another interesting aspect is जी हाँ, तो देखिए सभी को उम्मीद है, किसी को ये उम्मीद है कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास होगा या उसके लिए बजट अलॉट किया जा सकता है, तो किसी को ये उम्मीद है कि महंगाई को कम करने के लिए बजट बेहतर। और चलिए सीधे हमारे साथ जुड़ गए राकेश टिकैत जी, बीकेयू के किसान नेता है। बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। राकेश जी राकेश जी, क्या उम्मीद है बजट से इस बार? किसानों के लिए क्या होना चाहिए, क्या खास होना चाहिए? एग्रीकल्चर में तो कर्जे बड़ा है किसानों के ऊपर कि कर्जा माफी का कोई न कोई योजना आए, एग्रीकल्चर में बजट आए कि जिससे कर्जे पे कुछ राहत मिले, या जो इक्विपमेंट है उस पे सब्सिडी वाले उसमें कुछ राहत मिले, सोलार पैनल है उसको कुछ राहत मिले, जो तो इन पे लगता है कुछ राहत मिल जाए किसानों को, क्योंकि फसलों के दाम कम है और मार्केट बढ़ रहा हुआ है। तो सपोर्ट जब तक सरकारों की नहीं होगी तो किसान सर्वाइव कर ही नहीं सकता। दूसरा लगता है कि जो बुनकर है, मजदूर हैं हमारे, तो उनको क्या राहत हम दे सकते हैं? उनको बिजली, उनके घर पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए कुछ राहत उनके लिए योजनाएं आ जाएं। जो भूमिहीन किसान हैं, जो हमारे पशुपालन किसान हैं, जिनके पास में जमीन भी नहीं है, तो उनको भी राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि दूध के रेट कम हैं और वे गांव में रहते हैं, अपना गुजारा बसर करते हैं दूध बेचकर, जमीन भी उनके पास में नहीं है, तो उनके लिए पशु पे राहत मिले उनके लिए। तो इस तरह का लगता है कि एजुकेशन पे कुछ हो
क्योंकि जब तक गांव वालों को राहत नहीं मिलेगी सरकारों की अब, तो जब तक गुजारा नहीं होने का। देखिए किसान, सही बात है राकेश जी, देखिए किसान जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी कही जाते हैं, लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी है, आप लोग तो लगातार आवाज उठाते हैं किसानों के हक के लिए, अपने हक के लिए, लेकिन जो आप लोगों को अभी तक आश्वासन मिले हैं सरकार की तरफ से, क्या वो पूरे हुए हैं? अभी तक तो आप आवाज ही उठा रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन मिलते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि सरकार, क्योंकि ये कहते हैं कि हमारे लिए किसान सर्वोपरि है, हम किसानों को सबसे आगे रखते हैं, तो क्या अभी तक की योजनाओं में, अभी तक के बजट में किसानों को आगे रखा गया है क्या? नहीं रखा गया। उसकी जमीन छीनने में आते हैं सरकारें, जमीन कैसे छीनेगी? बड़ा उद्योगपति के लिए पॉलिसी कैसे आएगी कि सरकार, ये किसान कमजोर हो और ये अपनी जमीन बेचे? कर्जा, ये एग्रीकल्चर के नाम पे कर्जा वो देंगे और उसका जो जितना फंड होगा वो किसान को कर्जे में देंगे। किसान को कर्जा जाएगा, नाम लिखा जाएगा एग्रीकल्चर का कि हमने लोन दिया है इतना, वो सोचेगा नहीं तो उसकी जमीन बिकती है धीरे धीरे। ये तरह मतलब किसान और गरीब होता जा रहा है, आप ये कह रहे हैं। अच्छा ये मुझे बताइए, प्राथमिकता पे है, हाँ, उसकी फसलें प्राथमिकता पे नहीं है। हाँ, लेकिन सरकार तो हमेशा ये कहती है कि किसान हमारे लिए प्राथमिकता पे है, भले ही आपका एक नजरिया हो सर, लेकिन इसके साथ साथ अब आप आवाज उठाने की भी बात कर रहे हैं। 15 अगस्त का क्या खास कार्यक्रम है आप लोगों का? 15 अगस्त का हमारा है 9 अगस्त का ट्रैक्टर मार्च और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, क्योंकि ये दिल्ली ट्रैक्टर ना भूल जाए। हाँ, हमारा ये प्रोग्राम रहेगा और मुख्यालय पे ज्ञापन देंगे। इसके लिए इजाजत ले ली आप लोगों ने? किसकी इजाजत है? सरकार से इजाजत, प्रशासन से इजाजत, पुलिस से इजाजत? कोई इजाजत देख रहे ना, हम इजाजत लेते और ना सरकार देती, दोनों का आम हुआ है। हम तो बिना इजाजत के करेंगे सरकार। अच्छा, कोई हमें इजाजत देगा ना ट्रैक्टर मार्च निकाल लो? आप ये नई परंपरा ना डाल दो, आप ये ना बताओ, नहीं तो सरकार ये कही इजाजत मिली। हाँ, हम नहीं इजाजत लिया करते। तो ये जो कार्यक्रम है बिल्कुल वैसा ही कार्यक्रम है जिससे पहले सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने के लिए आप लोग झुका चुके हैं। हाँ, ऐसा ही प्रोग्राम है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होगा, ऐसा ही प्रोग्राम होगा। कितने किसान इकट्ठा होंगे, कितने ट्रैक्टर आएंगे? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लोग होंगे और अच्छी संख्या। राकेश टिकैत की एक आवाज पर हजारों लाखों किसान इकट्ठा हो जाते हैं। राकेश टिकैत जी, आप लोगों का जो ये कार्यक्रम है, क्या यूं माने कि एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम है, एक बड़े स्तर पर आप सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि कई बार तो आप लोगों पे ये भी आरोप लगते हैं कि आप कांग्रेस के नुमाइंदे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कहाँ है कांग्रेस वाले? ये भी नहीं, हमें तो ये भी नहीं मिलते, कांग्रेस वाले भी कोई नहीं मिलते। लेकिन अब का विपक्ष अंदर काम जरूर ठीक करेगा। नुमाइंदे हम किसी के, नुमाइंदे तो हम किसान के। हाँ, नुमाइंदे हम किसान के, हम किसी पार्टी के नुमाइंदे थे। तो इस बार किसान जो हैं वो अपने दृढ़ निश्चय के साथ आ रहे हैं, संकल्प के साथ आ रहे हैं, सरकार को झुका देंगे पिछली बार की तरह। ये दिल्ली में नहीं आ रहे, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, मुख्यालय पे एक दिन का ट्रैक्टर मार्च होगा। एक दिन का है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है, दिल्ली में नहीं। चलिए, अपनी मांगों को लेकर आपने कोशिश की सरकार को बताने की कि इस बजट में हमें क्या क्या चाहिए, या आप लोगों से कभी पूछा गया? देखो, हमको तो सरकार मिली नहीं। हाँ, 22 जनवरी 2021 को आखिरी बार सरकार हमको दिल्ली में मिली थी। हाँ। फिर उसके बाद हमको तो सरकार मिली नहीं। सरकार ने कभी नहीं पूछा ना? फिर कभी नहीं पूछा सरकार ने। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, आपके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाहिर तौर पे देखिए, उम्मीदें हैं किसानों को कि उनका जो कर्ज है वो माफ किया जाएगा, किसानों के लिए जो खास योजनाएं हैं वो बनाई जाएगी, जो किसानों की जो फसलों का उचित मूल्य उन्हें नहीं मिलता है वो मिलेगा, उसके लिए कुछ खास योजनाएं होंगी। ये योजनाएं जो होंगी वो सीधे सीधे जो किसान है उनको लाभान्वित करेगी। ये कोशिशें अब सरकार की होनी चाहिए, ये उम्मीदें किसानों की हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। संगम जी, देखिए, ये जो अभी आपने सुना, किसानों की उम्मीद है कर्जा माफ, किसानों की उम्मीद है तमाम वो जो योजनाएं चलेगी जो जिससे किसान सीधा लाभान्वित हो। बहुत सारी उम्मीदें हैं किसानों की, क्या उन उम्मीदों को पूरा करना आसान है या बहुत चुनौतियां हैं? अगर चुनौतियां हैं तो वो कौन कौन सी हैं?
मैंने अभी सुना, राकेश जी को सुना मैंने, और मैं थोड़ी सी उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। ये कर्ज माफी कभी भी किसी भी इकोनॉमी के लिए एक अच्छा परिवेश नहीं होता, उसकी वृद्धि के लिए। बेसिकली अगर किसी इकोनॉमी को हमें डेवलप इकोनॉमी की तरफ लेके जाना है तो कर्ज माफी कभी भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। एक सरकार वोट लेने के लिए कर्ज माफी करेगी, फिर दूसरी सरकार आएगी जो ज्यादा कर्ज माफी करेगी, तो इससे कहीं ना कहीं जो एक टैक्स पेयर है, जो ऑनेस्टली टैक्स पे कर रहा है, उसको बहुत नुकसान होता है। बेसिकली वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है कि मैं तो सिर्फ मेहनत करता हूँ, इनकम करता हूँ, उसके बाद टैक्स पे करता हूँ, और मेरे टैक्स पैसे को बर्बादी की जाती है लोन माफी के द्वारा। बेसिकली तो अभी ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे किसानों के लिए लोन योजनाएं दे रखी हैं जिसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया, देखो मैं किसी किसान के विरोध में बात नहीं करना चाहूंगा। किसान क्या करता है, एक लोन किसान के लिए लोन ले लेता है फसल के लिए, और उस फसल के लोन को अपने घर बनाने में या अपने घर में किसी की शादी करने में इस्तेमाल कर लेता है। तो आज के देश में जो रिक्वायरमेंट है सरकार की तरफ से, जो किसानों के लिए जो भी योजनाएं हैं उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने की योजनाएं हैं। कर्ज माफी करने से कभी भी कोई भी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं निकल सकता। इससे हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा डेंट लगेगा, और कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी अच्छा नहीं है। जैसे मुफ्त की योजनाएं कर करके आप वोट तो ले सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं चला सकते। बेसिकली प्रॉमिस करना आसान है, डिलीवर करना बहुत नहीं। इसका दूसरा पहलू भी देखना होगा ना सर, इसके लिए आपको रोजगार देने होंगे, लोगों के हाथों में पैसा होना चाहिए, बाकी और तमाम चीजों के लिए भी आपको फिर कदम उठाना होगा। अगर आप कर्ज माफी नहीं करेंगे तो वहां तक भी आपको सोचना होगा कि लोगों के हाथ तक पैसा पहुंचे, मार्केट में पैसा हो, सर्कुलर हो, उस चीज को भी आपको देखना होगा। इस सरकार की किस तरह की योजनाएं हैं उसको समझने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन इससे पहले बजट में क्या कुछ खास है ये आपको हम दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। इस बार क्या कुछ बजट में खास होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% रहने का अनुमान लगाया। सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है और राज्यों को पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। अंतरिम बजट में 2024 से 25 के लिए सकल कर राजस्व 38.31 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया था, जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11.46% अधिक है। बता दें आपको कि बताया भी जा रहा है कि चालू वित्त वर्ष के अंतिम बजट में कर राजस्व के आंकड़ों पर नजर रखनी होगी, और चालू वित्त वर्ष में सरकार का सकल उधार बजट 14.13 लाख करोड़ रुपए था। सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार से कर्ज लेती है। बाजार की नजर उधारी के आंकड़ों पर रहेगी, और वित्त वर्ष में जीडीपी 10.5% से बढ़कर अब 3,27,700 अरब होने का अनुमान है। आरबीआई और वित्तीय संस्थानों में 1.02 लाख करोड़ रुपए का लाभांश मिलने का अनुमान भी है। तो अंतरिम बजट में 24 से 25 के लिए सकल कर राजस्व 38.31 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया था, जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11.46% अधिक है। तो ऐसे में जो राजकोषीय घाटे का भी यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, चालू वित्त वर्ष के अंतिम बजट में राजस्व के आंकड़ों पर अगर नजर रखनी होगी, क्योंकि चालू वित्त वर्ष में सरकार का सकल उधार बजट 14.31 लाख करोड़ रुपए था। राजकोषीय घाटे की यहाँ पर बात करनी होगी। यहाँ पर मोहित जी, सीधा रुख में आपका कर लेती हूँ। राजकोषीय घाटा जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर, उसको नियंत्रित करने के लिए क्या लगता है, क्या कितना फोकस इस पर किया जा सकता है? देखिए, जो राजकोषीय घाटा जो सरकार जो देखने को मिला पिछले कल के बजट में देखने को, कल के आर्थिक सर्वेक्षण में देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं राजकीय कोष घाटा जो वो कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। और अगर ये कम हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है कि जैसे जैसे आपका राजकीय घाटा कम होगा, लॉस कम होगा, तो कहीं ना कहीं आपके पास आपका इनकम और जो है वो इसके सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट होंगे, आगे और बढ़ेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। आप देखिए, संगम भाई ने भी कहा, आपने कर्ज का क्वेश्चन पूछा, जब उन्होंने कहा कि कर्ज सरकार के ऊपर सबसे बड़ा भार है। अगर कर्ज सब्सिडी देखिए, मोदी गवर्नमेंट ने आते ही बहुत कम करी है। एलपीजी का सब्सिडी का रुख करे तो आज एलपीजी सब्सिडी आपके अकाउंट में 7 रुपए मात्र आता है। तो इसका मतलब आपको एक आत्मनिर्भर बना दिया कि आप जाइए अपना एलपीजी खुद खरीदिए। हालांकि एक तबके को सरकार आज भी सब्सिडी देती है देखा जाए तो, पर एक जो बहुत बड़ा
जो एक जो समीकरण जो देखने को मिलता था, एक बहुत बड़ा जो वर्ग आता था इसमें, उसको सब्सिडी नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने सब्सिडी का जो रुख था वो कम किया। अब जो कर्ज है ना, कर्ज जो आज देखा जाए तो किसान आज सरकार बनाने में सबसे बड़ा जो सहयोग मिलता है वो मिलता है हमें ग्रामीण क्षेत्रों से। शहर का क्षेत्र का वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है, और जबकि गांव का जो वोटिंग परसेंटेज होता है, ग्रामीण क्षेत्रों का जो वोटिंग परसेंटेज होता है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होता है। अब ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा किसान लोग निकल के आते हैं। अब वो सरकार की कहीं ना कहीं अपनी एक मंशा रहती है कि कर्ज माफी किया जाए, क्योंकि हर सरकार चाहती है आफ्टर ऑल सत्ता में रहेंगे, सत्ता को भोगेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। और सत्ता में वापसी करने के लिए रोकेंगे आपको मोहित जी। सीधी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जैसा कि ये कहा जाता है कि जब भी कोई अच्छा काम आप करने जाते हैं तो पहले दही और शक्कर खिलाई जाती है, तो वही खिलाते हुए राष्ट्रपति मुर्मू वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आपने तस्वीरों में देखा। बहरहाल अब बहुत शुक्रिया आपका मोहित जी और संगम जी, हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।